क्या आपने कभी किसी के साथ 3 महीने तक टॉकिंग स्टेज में रहने के बाद उसे अचानक घोस्ट किया है? अगर हाँ तो ब्रो यू आर नॉट अलोन। बिजनेस वर्ल्ड में तो ये ट्रेंड काफी पुराना है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस के बीच एक तगड़ा सिचुएशनशिप चल रहा था। 2025 के एंड में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग बिजनेस को लगभग $82.7 बिलियन में खरीदने का प्लान अनाउंस किया। सबको लगा कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नए पावर कपल बनेंगे, लेकिन तभी आया प्लॉट ट्विस्ट। एंट्री हुई पैरामाउंट स्टूडियोज की, जो इस कहानी में वो थर्ड पर्सन निकला जिसने पूरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। पैरामाउंट ने हायर ऑफर टेबल पर रखा और बोला हम पूरी कंपनी लेंगे। वार्नर ब्रोस को पैरामाउंट का ऑफर ज्यादा वाइबी और सुपीरियर लगा। उसने नेटफ्लिक्स को कहा मैच कर सकते हो तो करो। नेटफ्लिक्स ने कैलकुलेटर निकाला, ROI देखा और बोला भाई इतना ओवरपे नहीं करेंगे। उन्होंने बिड बढ़ाने से मना कर दिया और रेस से वॉकआउट कर गए। फाइनल रिजल्ट, नेटफ्लिक्स की डील का दी एंड हो गया और वार्नर ब्रोस अब पैरामाउंट के साथ लॉन्च की तैयारी में है। वैसे हिस्ट्री में ऐसी डील्स का बनना और फिर घोस्ट कर देना कोई नई बात नहीं है। चाहे वो सोनी और जी का केस हो, जो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया मर्जर बनने वाला था, लेकिन लीडरशिप पोजीशन को लेकर इशू हुआ और डेडलाइन लैप्स के बाद सोनी ने डील टर्मिनेट कर दी। या फिर फाइजर और एलर्जन की लगभग $160 बिलियन की फार्मा मेगा डील, जो टैक्स इन्वर्जन स्ट्रेटेजी पर बेस्ड थी। अमेरिकन ट्रेजरी ने रूल्स टाइट किए और डील तुरंत कैंसिल हो गई। 2009 में भारतीय एयरटेल और MTN ग्रुप की $20 बिलियन से ज्यादा का क्रॉस बॉर्डर टेलीकॉम मर्जर पॉलिटिकल और रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कैंसिल हुआ। सोनी तो MGM को खरीदना चाहता था, लेकिन वैल्यूएशन रिलेटेड इश्यूज की वजह से डील पूरी नहीं हो सकी। बाद में MGM को Amazon ने खरीदा। 2022 में एनवीडिया और ARM लिमिटेड की $40 बिलियन की चिप डील में से एनवीडिया को रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कंपटीशन कंसर्न्स की वजह से बैकआउट करना पड़ा। हिस्ट्री ग्लैडिएटर फिल्म के मैक्सिमस की तरह नहीं, बल्कि दुर्गा सिंह के करण अर्जुन की तरह है, जो थोड़े चेंज के साथ ही सही पर लौट कर जरूर आती है। जहां नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस ने इट्स नॉट मी इट्स यू बोलकर मैच्योरिटी से ब्रेकअप कर लिया, वहीं ट्विटर और एलन मस्क का सीन उस टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा था जहां मस्क चाहकर भी ट्विटर को ब्लॉक नहीं कर पाए। कहानी शुरू हुई जनवरी 2022 में, जब मस्क चुपचाप ट्विटर के शेयर खरीदना शुरू करते हैं। 9.1% के साथ वो जल्दी ही कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाते हैं। ट्विटर उन्हें बोर्ड मेंबर बनने के लिए इनवाइट करता है, जिसे मस्क ना ब्रो बोलकर डिक्लाइन कर देते हैं। फिर उसी साल अप्रैल में मस्क अनाउंस करते हैं कि वो पूरा ट्विटर खरीदना चाहते हैं। ट्विटर बोर्ड इनिशियली रेजिस्ट करता है, डील रोकने के लिए पॉइजन पिल जैसी स्ट्रैटेजी भी यूज करता है, बट फाइनली उस डील के लिए राजी हो जाता है। पर असली प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब मस्क को बायर्स रिमोर्स होने लगा। मार्केट थोड़ा डाउन हुआ और मस्क को रियलाइज हुआ कि उन्होंने उस डील के लिए बहुत ज्यादा ओवरपे कर दिया है। यहाँ मस्क ब्रो एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढना शुरू करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि ट्विटर पर बॉट्स और स्पैम अकाउंट्स की भरमार है और कंपनी उन्हें डेटा के नाम पर गैसलाइट कर रही है। मस्क डील से एग्जिट करते हैं। बस यही वो पॉइंट था जहां ये केस नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस वाली डील से एकदम अलग हो गया। ट्विटर बोर्ड डेलावेयर के कोर्ट में मस्क के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करते हैं और फिर शुरू होती है हाई क्लास लीगल बैटल। डेलावेयर कोर्ट के जज ने मस्क से साफ कह दिया था कि ब्रो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मस्क के पास कोई चीट कोड नहीं बचा था। उन्हें पता था कि कोर्ट में उनकी हार तय है। वो अपनी $44 बिलियन वाली डील पर अग्री करते हैं और अक्टूबर में एक्विजिशन ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है। इसे नया नाम मिलता है X। मस्क ट्विटर हेडक्वार्टर्स में एक सिंक या बेसिन लेकर एंट्री मारते हैं और ट्वीट करते हैं लेट दैट सिंक इन। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हमेशा तलवारें ही चले, कभी कभी बिजनेस डील्स भी पुराना इतिहास दोहराती है। हिस्ट्री खुद को रिमास्टर करती रहती है, वही गलतियां वही ड्रामे, बस इस बार कैरेक्टर्स और उनके बैंक बैलेंस बदल जाते हैं। ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए जिंगाबाद।